बहुत समय पहले की बात है। मसाई जैसे छोटे से शहर में डिसोजा नाम का एक ईसाई परिवार रहा करता था। डेविड और मार्गी एक प्यारा दंपत्ति, जिनका घर सादा लेकिन खुशियों और हंसी से भरा हुआ था। डेविड पेशे से मूर्तिकार था और मार्गी घर संभालती थी, लेकिन इतना सब अच्छा होने के बावजूद वो दोनों ही दिल से खुश नहीं थे, जिसका कारण ये था कि उनकी कोई अपनी संतान नहीं थी। क्या हुआ मार्गी, तुम नाराज लग रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। वैसे तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? आज तुम्हारी मूर्तियों ने तुम्हें जल्दी छोड़ दिया क्या? नहीं, मेरी मूर्तियां तो आज भी मुझे जल्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थीं। लेकिन फिर मैंने उन्हें बता दिया कि देखो, माना कि तुम सब खूबसूरत हो, किंतु तुम सबसे भी ज्यादा खूबसूरत मेरी पत्नी है, जो हर रोज घर जल्दी आने के लिए मेरी राह देखती है। इसीलिए आज मैं जल्दी घर जाऊंगा, तो बस मैं आ गया। चलो, ये तो अच्छी बात है। अरे ये क्या, तुम तो अब भी नाराज हो। अब बताओ भी, आखिर हुआ क्या है? हमारे पास वाले घर में नए पड़ोसी आए हैं। उन्होंने मुझसे हमारे बच्चों के बारे में पूछा और मेरे पास उन्हें जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। लोगों के ताने सुनकर मैं तंग आ चुकी हूँ। पागल हो जाऊंगी लोगों के सवालों का जवाब देते देते। मैं जानता हूँ, लेकिन नहीं, तुम नहीं जानते। तुम दिन भर इस बड़े घर में अकेले नहीं होते। तुम्हें नहीं पता कि कुछ पल बाद मुझे अपना ही घर, इसकी शांति डराने लगती है। आखिर गॉड से मेरी क्या दुश्मनी है कि वो हमारा बच्चा देने का सपना पूरा नहीं कर रहा। मैं क्या करूं? शांत हो जाओ मार्गी, एकदम शांत। बेचारी मार्गी संतान न होने के दुख से मायूस रहती। उसे अब कुछ भी अच्छा ना लगता। किंतु तभी एक दिन देर रात डेविड और मार्गी को एक नरम सी रुलाई सुनाई दी। वे दोनों जिज्ञासा में आवाज की ओर बढ़े और उन्होंने देखा कि उनके घर के दरवाजे पर एक छोटी सी बच्ची को कंबल में लपेट कर रखा गया था, जिसके कारण वे दोनों डर गए। अरे ये क्या, इस छोटी सी बच्ची को हमारे दरवाजे पर कौन छोड़कर चला गया? पता नहीं। ओह गॉड, ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि हमें पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। डर के मारे डेविड उस प्यारी सी बच्ची को लेकर पुलिस थाने जा ही रहा था, लेकिन तभी बड़ी अजीब बात थी। इतनी देर से जो बच्ची शांत थी, वो अचानक जोर जोर से रोने लगी। इतना कि डेविड आगे बढ़ ही नहीं पाया। साथ ही उस बच्ची को रोता देख मार्गी बेचैन हो गई और उसने उस बच्ची को अपने पास लिया। अरे रे, ये तो बहुत रो रही है। शांत हो जा मेरी बच्ची, शांत हो जा। मार्गी की प्यार भरी आवाज ने तो जैसे चमत्कार कर दिया। इतनी देर से जोर जोर से रोती वो बच्ची शांति से मार्गी की बाहों में सो गई। अरे, ये तो सो गई। देखो तो कितनी प्यारी लग रही है। लगता है जैसे इसे गॉड ने हमारे लिए भेजा है। क्या, गॉड ने? हाँ, जरा सोचो तो, हमारे इस छोटे से गांव में ना जाने कितने घर हैं, फिर भी कोई इस बच्ची को हमारे ही दरवाजे पर क्यों छोड़ गया? ये बच्ची हमारे लिए ही इस दुनिया में आई है। ये हमारी बच्ची है डेविड, तुम्हारी और मेरी बच्ची। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तुम इस मासूम बच्ची को पुलिस के हवाले करना चाहते हो? नहीं डेविड, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये बच्ची यहाँ है तो सुरक्षित है, इसलिए आज से ये हमारी बच्ची है, डेविड और मार्गी की बच्ची, और इसका नाम होगा डेजी। डेजी। मार्गी के कहने पर डेविड उस प्यारी बच्ची को घर रखने के लिए तैयार हो गया। अब वे दोनों ही उसके साथ खेलते, उसे खाना खिलाते, उसके साथ मस्ती करते और ढेर सारा प्यार भी करते। देखो तो डेविड, हमारी डेजी कितनी खुश लग रही है। सही, तुमने सही कहा था मार्गी। डेजी हमारे लिए ही यहाँ इस दुनिया में आई थी। देखते देखते साल बीत गए और कल तक जो डेजी मार्गी और डेविड की गोद में खेला करती थी, वो आज 18 साल की हो चुकी थी। लेकिन अफसोस, ये सब देखने के लिए अब मार्गी इस दुनिया में नहीं थी। अरे आराम से बेटा, गिर जाओगी। नहीं, आराम से नहीं। मेरे सारे दोस्त मेरी राह देख रहे हैं। आज तो सब मिलकर जम के मजे करने वाले हैं। पूछो क्यों? क्योंकि आज आपकी प्यारी बेटी का 18वां जन्मदिन है, तो इसीलिए आज सब मुझे सरप्राइज देने वाले हैं।
वो तो है, लेकिन फिर भी जरा ध्यान से। हाँ पापा, आप चिंता मत करो। चलो अब मैं निकलती हूँ। और हाँ, मुझे लग रहा है कि आज मुझे आने में थोड़ी देर होगी। ठीक है, बाय। अपने 18वें जन्मदिन पर डेजी और उसका परिवार काफी खुश था, लेकिन अफसोस उन्हें नहीं पता था कि आज की रात क्या होने वाला है। अपने दोस्तों के साथ अच्छा वक्त बिताने के बाद जब डेजी घर लौट रही थी, तभी आते वक्त उसकी स्कूटी जंगल के रास्ते पर अचानक बंद हो गई। अरे यार, ये क्या? इसे भी अभी खराब होना था। अब मैं क्या करूं? एक तो पहले ही लेट हो गई हूँ, इसके चक्कर में और ज्यादा लेट हुई तो मम्मा नाराज हो जाएंगी। हे मेरी प्यारी स्कूटी, प्लीज जल्दी से शुरू हो जा। हाँ प्लीज। डेजी अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे कुछ आहट सुनाई दी। कौन है? मैंने पूछा कौन है? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। डेजी फिर से स्कूटी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक कोई उस पर पीछे से हमला करता है। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। बेचारी डेजी, कहाँ वो अपना जन्मदिन परिवार के साथ मनाने चली थी और कहाँ फंस गई। वहीं दूसरी ओर डेजी के घर ना लौटने पर उसके पापा काफी परेशान हो चुके थे। ओह गॉड, ये डेजी कहाँ रह गई? 12 बजने वाले हैं और ये लड़की अब तक नहीं आई। ऊपर से इसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो ठीक होगी, जरूर ठीक होगी। बेचारा डेविड डेजी के घर ना लौटने से डर चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डेजी गई तो गई कहाँ। वहीं दूसरी ओर किसी ने डेजी को पकड़कर जंगल के घने पेड़ों के बीचों बीच एक सुरक्षा वर्तुल में उसके हाथ बांधकर रखा था। वो इंसान कोई यज्ञ कर रहा था। तुम कौन हो? कौन हो तुम? और मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? देखो, देखो, मुझे जाने दो। मेरे पापा घर पर अकेले हैं। मुझे उनके पास जाना है। मुझे उनके पास जाना है। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। मैंने कहा ना, मुझे मेरा काम करने दो। लेकिन तू है कौन? और तू मुझे यहाँ लेकर क्यों आया है? पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। Marsmawe Valle, Borokla Kostua, Verive Masti, Soro Soro. Marsmawe Valle, Borokla Kostua, Verive Masti, Soro Soro. Marsmawe Valle, Borokla Kostua, Verive Masti, Soro Soro. तभी अचानक हवाएं तेज होने लगी। डेजी के सुरक्षा वर्तुल को आग लग गई और साथ ही आसपास के पेड़ों की डालियां भी आग से लिपट गई। नहीं, नहीं, आखिर ये क्या हो रहा है? तुम ये क्या कर रहे हो? डेजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो पुरुष मंत्र जाप करता ही जा रहा था। तभी अचानक डेजी की पीठ पर दर्द उभरने लगा, मानो जैसे उसके शरीर के अंदर से कोई चीज उसे कुरेद रही हो। नहीं, ये क्या हो रहा है? बचाओ, बचाओ मुझे। डेजी के आक्रोश से हवाएं और आग और ज्यादा तेज हो गई। तभी अचानक डेजी की पीठ का दर्द बढ़ता गया और उसकी पीठ से खून निकलने लगा। Marsmawe Valle, Borokla Kostua, Verive Masti, Soro Soro. Marsmawe Valle, Borokla Kostua, Verive Masti, Soro Soro. Marsmawe Valle, Borokla Kostua, Verive Masti, Soro Soro. बेचारी डेजी पीड़ा के मारे चिल्ला रही थी। तभी अचानक उसकी पीठ से रोशनी की 4 किरणें निकल आईं और धीरे धीरे वो किरणें चमकदार पंखों में बदल गईं और डेजी बेहोश हो गई। मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। इस जंगल की रानी का आगमन हो चुका है। वेलकम, वेलकम लेडी बटरफ्लाई। आखिर ये क्या था? डेजी जैसी मामूली लड़की के पंख कैसे निकल आए? और ये लेडी बटरफ्लाई का राज क्या था?
मिटियापुर गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी नंदिनी और अपनी 15 वर्षीय बेटी अर्चना के साथ रहा करता था। मोहन एक व्यापारी था जो मिट्टी को साफ करके उसे बेचने का काम किया करता था। मोहन अपने ही गांव के मुखिया अभिमन्यु के साथ मिलकर इस व्यापार को किया करता था और मोहन के कारोबार का हिसाब नंदिनी देखा करती थी। सुनिए जी, इस बार मुखिया जी ने पूरे 6 महीने की पेमेंट नहीं दी है। आप उन्हें पेमेंट के लिए कहते क्यों नहीं? तुम्हें क्या लगता है नंदिनी कि मैं मुखिया जी को बोलता नहीं हूँ? ऐसा एक दिन नहीं जाता है जब मैं मुखिया जी से पैसों के बारे में बात नहीं करता। लेकिन आप ही बताइए, ऐसा कब तक चलेगा? मुखिया जी के ऊपर हमारी अच्छी खासी रकम बकाया हो चुकी है और अब तो घर का राशन भी समाप्त होने की कगार पर है। अर्चना बिटिया के स्कूल की फीस भी 4 महीने से जमा नहीं हुई है। अपनी पत्नी की बात सुनकर मोहन गहरी चिंता में डूबते हुए बोला, आज मैं मुखिया जी से इस बारे में जरूर बात करूंगा। इतना कहकर मोहन मुखिया की फैक्ट्री में चला गया। मोहन को देखकर मुखिया बोला, क्या बात है मोहन, आज तुम ट्रैक्टर में मिट्टी भर कर नहीं लाए? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है मुखिया जी। हाँ हाँ बोलो। मुखिया जी, एक बार हिसाब किताब देख लेते तो ज्यादा सही रहता। आपने पिछले 6 महीने से मिट्टी की पेमेंट नहीं की है और अब मेरी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। यहाँ तक कि घर का राशन भी समाप्त हो गया है। बिटिया की स्कूल की फीस भी 4 महीनों से जमा नहीं हुई है। कम से कम मुझे आधी रकम ही दे देते। मोहन, मैंने कहा था ना तुम्हें कि बाजार थोड़ा मंद पड़ा हुआ है। जैसे ही सब कुछ ठीक होगा तुम्हारी सारी रकम एक साथ मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन मुखिया जी, अब मेरे पास तो ट्रैक्टर में डीजल भरवाने तक के भी पैसे नहीं बचे हैं। अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर एक ही रास्ता है, तुम अपनी पत्नी और अपनी बेटी को भी काम पर लगा दो। आखिर तुम्हारी बेटी भी 15 वर्ष की हो चुकी है। इस उम्र में वैसे भी ताकत बहुत होती है। ये आप ठीक नहीं कह रहे हैं मुखिया जी, ये तो गलत बात है। आप मुझे मेरे पैसे देने की बजाय उल्टा मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी और अपनी बेटी को भी काम पर लगा दूं। धीरे बोलो मोहन, तुम मिट्टी बेचते हो, कोई ब्रांडेड मर्सिडीज नहीं बेचते। और वैसे भी मिट्टी खरीदने के लिए तुम्हें कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? तुम्हारे घर के बगल में मिट्टी का ढेर लगा हुआ है। अरे तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैं तुम्हारी मिट्टी खरीदता हूँ। नहीं मुखिया जी, आप गलत बोल रहे हैं। सच तो ये है कि मेरी मिट्टी आप शहर में अच्छे दामों में बेच देते हैं और मुझे ना के बराबर पैसे देते हैं। और इस बार तो आपने हद ही कर दी। 6 महीने से आपने पैसे ही नहीं दिए। एक तो मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, तुम्हारी गरीबी देखकर तुम्हारी मिट्टी खरीदने तक को तैयार हो गया। तुम्हारी थोड़ी सी रकम क्या रुक गई? तुम तो मेरा अपमान करने लगे। मैं आपका कोई अपमान नहीं कर रहा मुखिया जी। मैंने तो सिर्फ आपके सामने अपनी मजबूरी बताई है कि मेरे घर का राशन पानी भी समाप्त हो गया है। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? वही जो तुम इससे पहले किया करते थे। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। सीधा मतलब है मोहन, पहले तुम कोई कामकाज नहीं करते थे बल्कि बेकार घूमा करते थे। अब तुम भी गांव के बाकी और लोगों की तरह दूसरों के खेतों में काम करो और अपने परिवार का भरण पोषण करो। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। और हाँ, दोबारा यहाँ मत आना। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ऐसा मत कीजिए। मुझे आप थोड़े से ही पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपने घर का 1 महीने का राशन पानी खरीद सकूं। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी मोहन। तुम्हें जो करना है कर लो। मैं तुम्हें अब 1 पैसा नहीं देने वाला। मोहन मुखिया के सामने गिड़गिड़ाता रहा। मुखिया ने मोहन को बुरा भला बोलकर और अपमानित करके अपनी फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया। ये आपने ठीक नहीं किया मुखिया जी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मोहन के घर के बगल में जो मिट्टी का छोटा सा पहाड़ है वो कितना कीमती है। आपने अपनी हवेली और अपनी कार मोहन की मिट्टी बेच बेच कर ही खरीदी है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ बल्ली। मुझे आपके साथ रहते हुए 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। मेरी समझ में जितना आए आप मुझे उतना समझा दीजिए। तो फिर सुनो बल्ली, सामने वाले को कभी भी नहीं बताना चाहिए कि उसका दिया हुआ माल कितने रुपए में बिक रहा है। अगर मैं मोहन को टाइम पर पैसे देने लगा तो एक ना एक दिन उसके दिल में लालच आ जाएगा और यही लालच उसे एक दिन शहर की तरफ खींच कर ले जाएगा।
इसका पिता तो मुझे मिट्टी बेचने को तैयार ही नहीं था, तो फिर मैंने उसे एक रोड एक्सीडेंट में मरवा दिया। सबको यही लगा कि मोहन का पिता हादसे में मारा गया। आपकी खोपड़ी का कोई जवाब नहीं मुखिया जी, लेकिन आप जबरदस्ती उसके घर के बगल में उस छोटे से पहाड़ से मिट्टी भी नहीं ले सकते, क्योंकि वो मोहन की संपत्ति में आता है। चिंता मत करो बल्ली, थक हार कर मोहन आखिरकार मेरे ही पास आएगा। इधर मोहन आंखों में आंसू लिए हुए अपने घर पर पहुंच गया। उसकी आंखों में आंसू देखकर उसकी पत्नी सब कुछ समझ गई। अब हम क्या करेंगे? घर में आटा भी खत्म हो गया है। अर्चना दोपहर से भूखी बैठी हुई है और लगातार भोजन मांग रही है। अब मैं अपनी बिटिया को कहां से भोजन लाकर दूं? तुम चिंता मत करो नंदिनी, मैं बगल की राशन की दुकान से कुछ राशन उधार लेकर आऊंगा। उधार तो मैं भी ला सकती हूँ, लेकिन आप ही बताइए कि अब आप क्या करेंगे? और आपको तो मुखिया जी ने पैसे भी नहीं दिए, और आपको इसके अलावा कोई और काम आता भी तो नहीं है। आप राशन के पैसे कहाँ से चुका पाएंगे? नंदिनी की बात सुनकर मोहन गहरी सोच में बैठ गया। तभी उसके दिमाग में एक विचार बहुत तेजी से कौंधा और वो नंदिनी की ओर देखकर बोला, मैं वही काम करूंगा जो पिताजी किया करते थे नंदिनी। पिताजी मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचा करते थे, मैं भी मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचूंगा, लेकिन दोबारा मुखिया के पास अब नहीं जाऊंगा। तो क्या आपको मिट्टी के खिलौने बनाने आते हैं? मुझे ज्यादा खिलौने बनाने तो नहीं आते, पर मुझे एक खिलौना बहुत अच्छी तरह से बनाना आता है। मुझे याद है पिताजी जब जीवित थे तो वो मिट्टी की परी बनाया करते थे। मैं उस मिट्टी की परी के साथ दिन भर खेला करता था। पिताजी मुझे देखकर बहुत खुश होते थे। मैं उस मिट्टी की परी को बहुत अच्छी तरह से बना सकता हूँ। उस दिन के बाद से मोहन मिट्टी की परी के खिलौने बनाने लगा। उसकी पत्नी मिट्टी के छोटे से पहाड़ से ढेर सारी मिट्टी लेकर आती थी और मोहन उस मिट्टी को उसे परी के आकार में ढाल देता था। कुछ दिनों तक तो मोहन की बनाई हुई मिट्टी की परी गांव में खूब बिकी, मगर कुछ दिन बाद गांव के बच्चों ने मोहन की मिट्टी की परी को खरीदना बंद कर दिया। लेकिन मोहन ने मिट्टी की परी को बनाना जारी रखा। एक दिन मुखिया मोहन के पास आकर उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, मोहन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बनाई हुई ये मिट्टी की परी तुम्हें अमीर बना देगी? बेवकूफ इंसान, आज के बच्चे मोबाइल पर जहाँ पबजी जैसे गेम खेल रहे हैं, वहाँ तुम्हारी ये मिट्टी की परी कौन खरीदेगा? इतना बोलकर मुखिया वहाँ से चला गया और मोहन ने क्रोधित होकर मिट्टी की परी जमीन पर फेंक दी। मिट्टी की परी के 2 टुकड़े हो गए और मोहन अपनी पत्नी से बोला, मुखिया जी सही बोल रहे हैं नंदिनी, आज का दौर मोबाइल का दौर है और मुझे मिट्टी की परी के अलावा कोई दूसरा खिलौना बनाना भी नहीं आता। आखिर मेरी मिट्टी की बनाई हुई परियां कोई कब तक खरीदेगा? सच तो ये है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर अंदर जाकर मोहन चारपाई पर लेट गया। आधी रात हो चुकी थी, मगर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी कि तभी मोहन को बाहर किसी के चलने फिरने की कदमों की आहट सुनाई दी। मोहन तुरंत अपने घर से बाहर निकल आया। उसने देखा कि उसकी मिट्टी की परी जिसे उसने तोड़ दिया था, अब वो जुड़ चुकी थी। मोहन ने तुरंत अपनी पत्नी को उठा दिया। क्या हुआ जी? नंदिनी, देखो, इस मिट्टी की परी को मैंने क्रोध से तोड़ दिया था, मगर इसे किसी ने दोबारा बना दिया। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। नंदिनी ने इतना कहा ही था कि तभी उस मिट्टी की परी के ऊपर आकाश से रंग बिरंगी किरणें फूटने लगी और देखते ही देखते उस मिट्टी की परी में जान आ गई और उसका आकार किसी जवान इंसान के शरीर के जैसा हो गया। मोहन डरता हुआ बोला, कौन हो तुम? मैं एक परी हूँ। लेकिन तुम तो मिट्टी की थी, तुम्हारे अंदर जान कैसे आ गई? तुम्हें पता है मोहन, मैं तुम्हारे पिताजी को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। तुम्हारे पिताजी पहले बहुत से खिलौने बनाया करते थे और उनके खिलौने परीलोक में बहुत प्रसिद्ध थे। मैंने ही उनसे मिट्टी की परियां बनाने के लिए कहा था। तुम बिल्कुल अपने पिताजी की तरह ही मिट्टी की परियां बनाते हो।
तुम्हारे घर के बगल में जो मिट्टी का छोटा सा पहाड़ है ना, वो कोई मामूली मिट्टी का पहाड़ नहीं है, बल्कि जादुई मिट्टी का पहाड़ है। तुम अपनी मिट्टी की परियां बनाना जारी रखो। लेकिन मेरी मिट्टी की परियां कोई नहीं खरीदता। तुम्हारी बनाई हुई जितनी भी मिट्टी की परियां हैं, इन सब को मैं ले जा रही हूँ और तुम्हें इन सब के बदले मुंह मांगी कीमत दूंगी। इतना कहकर उस परी ने अपनी छड़ी आगे की ओर कर दी और देखते ही देखते मोहन के सामने धन का भंडार लग गया। वो परी वहाँ से गायब हो गई और साथ ही साथ मोहन की बनाई हुई सारी मिट्टी की परियां भी गायब हो गई। देखा तुमने नंदिनी, हमारा वो छोटा सा मिट्टी का पहाड़ जादुई मिट्टी का पहाड़ निकला। ये सब ईश्वर की कृपा है जी। उस दिन के बाद मोहन रोज दिन भर मिट्टी की परियां बनाता और आधी रात को वो परी ढेर सारा धन देकर वो सारी मिट्टी की परियां परीलोक ले जाती। कुछ ही दिनों में मोहन के हालात बदलने लगे। अब उसके टूटे फूटे घर की जगह एक आलीशान हवेली खड़ी थी। मोहन ने अर्चना का शहर के एक बहुत महंगे स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया था और यही बात मुखिया को बहुत ज्यादा परेशान किए जा रही थी। मेरी समझ में नहीं आता बल्ली कि मोहन दिन भर मिट्टी के खिलौने बनाता है, वो खिलौने आखिर जाते कहाँ हैं? मैंने गांव में किसी को भी उसके खिलौने को खरीदते हुए तो नहीं देखा। इसका सिर्फ एक ही उपाय है मुखिया जी, क्यों ना हम आज रात मोहन के घर पर नजर रखें। तुम सही कहते हो, आज रात हम दोनों मोहन के घर की जासूसी करेंगे और अगर सब कुछ सामान्य नजर आया फिर क्या करोगे मुखिया जी? तो फिर आज रात मोहन को भी उसके पिता की तरह ही मार दूंगा और उसकी पत्नी का किस्सा भी समाप्त कर दूंगा। मेरे आगे पीछे घूमने वाला सड़क छाप मोहन मेरी बराबरी करेगा। मुखिया बुरी नीयत लेकर उस रात मोहन के घर की जासूसी करने लगा। मुखिया और बल्ली ने देखा कि रात में आकाश से रंग बिरंगी किरणें फूटने लगी और उनमें से एक परी निकलकर जमीन पर आ गई और मोहन के मिट्टी के खिलौने गायब हो गए और मिट्टी के खिलौनों की जगह धन का ढेर लग गया। बल्ली धीरे से मुखिया से बोला, मुखिया जी, ये तो हकीकत की परी लगती है, इसने ही मोहन को बहुत सारा धन दिया है। बल्ली, मैंने अब अपना इरादा बदल लिया है। अब मैं मोहन और उसकी पत्नी को नहीं बल्कि इस परी का ही किस्सा समाप्त कर दूंगा। अरे परी कोई इंसान नहीं होती, मेरी बात मानिए तो यहाँ से उल्टे कदम वापस चलिए, इसी में हम दोनों की भलाई है। तो तुम चले जाओ, तुम एक नंबर के डरपोक हो, मगर मैं डरपोक नहीं हूँ। इतना कहकर मुखिया क्रोधित होकर उस परी के सामने खड़ा हो गया और उसने बंदूक से परी के ऊपर फायर कर दी, मगर बंदूक की गोली परी के शरीर के छूते ही जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर मुखिया बुरी तरह से डर गया। तुम्हारा साथी चतुर निकला और वो तुम्हारा साथ छोड़कर भाग गया। मैंने तुमसे बड़ा मूर्ख इस धरती लोक पर कभी नहीं देखा। मुझे क्षमा कर दीजिए परी जी। नहीं, तुम क्षमा करने योग्य नहीं हो। तुम्हारी सजा यही है कि तुम भी अब जीवन भर मिट्टी के ही बनकर रहोगे। परी ने अपनी छड़ी मुखिया के आगे कर दी और मुखिया कुछ ही पलों में मिट्टी की मूर्ति में परिवर्तित हो गया। मुखिया जी जैसे भी थे तो वो इंसान ही, आप उन्हें दोबारा इंसान बना दीजिए। नहीं मोहन, मुखिया ने ही तुम्हारे पिताजी की हत्या करवाई थी और आज ये तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की जान लेने के लिए यहाँ आया था। अगर मैं इसे दोबारा इंसान बना दूंगी तो ये फिर भी तुम्हारा शत्रु ही रहेगा। इसकी सजा यही है। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो गई और मोहन आज भी मिट्टी की परी बनाता है।